हेलो एवरीवन, उत्कर्ष क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। विश्व का भूगोल सीरीज में हम 4 सीरीज देख चुके हैं और आज हम 5वीं की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो शीर्षक है वो है महाद्वीपीय प्रवाह या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। देखिए, जैसे जब हमारी हम पृथ्वी का इतिहास पढ़ चुके हैं और उसमें हमने एक जगह वर्ड यूज़ किया था कि पेंजिया का निर्माण, पेंजिया का ब्रेकअप, और एक जगह हमने गोंडवाला और लॉरेशिया जो है इन क्षेत्रों की भी बात की थी। आज हम बेसिकली देख लेते हैं कि ये क्या था, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें क्या, उनके पीछे बल जो कार्यरत थे वो कौन से थे। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी इनके पीछे सिद्धांत आए, थ्योरीज आई, अलग अलग वैज्ञानिकों के, विशेषज्ञों के अलग अलग मत थे। देखिए, जब पृथ्वी का इतिहास हम लोगों ने पढ़ा, हमने देखा कि पृथ्वी में कुछ पर्वत हमें दिखते हैं, कभी पहाड़ हमें दिखते हैं, कभी हमें घाटियां दिखती हैं। तो इस तरीके से हमें पर्वत जो पृथ्वी है उस पर अलग अलग तरह की भू संरचनाएं हमें नजर आती हैं। तो उन जो भू संरचनाएं हैं उनके पीछे क्या वो बल रहे होंगे, वो कैसे बनी। इतने बड़े बड़े जो पहाड़ है, हमारा माउंट एवरेस्ट 8000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा है, तो इतने बड़े, इतने ऊंचे पहाड़ बनने के पीछे क्या वो फोर्सेस रहे होंगे, किस तरीके से ये उठ गए, और या फिर कोई घाटी है वो इतना कैसे दब गई। तो ये सारी चीज़ें हमेशा हमें परेशान करती थी और इसके लिए अलग अलग, पहले तो क्या था, पहले ये सोचा गया कि जो पृथ्वी थी वो पहले एक आग का गोला थी, तो बहुत गर्म थी, फिर धीरे धीरे वो ठंडी हुई, ठंडी होके क्या हो गई, संकुचित हो गई। और संकुचित होने से क्या हुआ, उस पर कहीं कहीं जो है, कहीं दरारें पड़ गई, कहीं गड्ढे पड़ गए और कहीं उसमें पर्वत उठ गए। तो इस तरीके से संकुचन के कारण तक ये सारे पर्वत पहाड़ बने, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन सबसे पहले एक एंटोनियो स्नाइडर, हम देखते हैं इसमें आगे, एंटोनियो स्नाइडर जो थे एक भूगोलवेत्ता, उन्होंने सबसे पहले 1858 में, 1858 में सबसे पहले संकुचन सिद्धांत को छोड़कर कुछ और कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि संकुचन की वजह से ये पर्वत पठार बन गए, इसके पीछे कहीं ना कहीं महाद्वीपों का प्रभाव था। यानी जो स्थल भाग है जिस पे हम खड़े हैं, जिसको हम देख रहे हैं, वो हमेशा से स्थिर नहीं है, और स्थिर नहीं है तो ये क्या कर रहे हैं, प्रवाह कर रहे हैं, चल रहे हैं, विस्थापन इनमें हो रहा है। और इस वजह से जो हो रहा है कि विस्थापन की वजह से उसमें क्या हो रहा है, ये अलग अलग पर्वत पहाड़ बन रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो है ये चीज कही थी। बेसिकली इनका मकसद जो है वो पर्वतों की संरचना पढ़ना नहीं था। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ये देखा कि जो यूरोप है, यूरोप में हमने देखा था कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हुआ था, आपके कोयले का निर्माण हुआ था। अब कोयले का जो निर्माण हुआ था तो उसके पीछे कुछ वनस्पतियां होती हैं। हमेशा कोयला कैसे बनता है, जब वनस्पतियां दब जाती हैं तो कोयले का निर्माण होता है, उसमें ताप और दाब से परिवर्तन के कारण। तो जब उन्होंने देखा कि यूरोप में जो कोयला पाया जा रहा है और उत्तरी अमेरिका में जो कोयला पाया जा रहा है, उन दोनों कोयलों में जो वनस्पति के अवशेष हैं वो समान हैं। तो इस समानता को लेकर उनके दिमाग में प्रश्न उठा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज तो वो प्रदेश बिल्कुल अलग है, तो उनकी वनस्पति भी अलग है, और अगर वनस्पति अलग है तो कोयले में जो वनस्पति के अवशेष हैं वो भी अलग होने चाहिए। लेकिन वहां के जो कोयले थे उनमें काफी समानता थी। तो उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है कि वो दोनों खंड पहले एक साथ क्या रहे हों, साथ रहे हों, वो दोनों यूरोप और उत्तरी अमेरिका पहले साथ रहे हों। और यही सोच के उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो स्थल खंड है, जो स्थल भाग है, वो स्थिर नहीं है और उनमें क्या है, प्रवाह हो रहा है, उनमें गति है। तो इस तरीके से सबसे पहले एंटोनियो स्नाइडर थे जो 1858 में इस मत के साथ आए। लेकिन फिर भी बहुत टाइम तक इस चीज पर कोई अध्ययन नहीं किया गया, कोई स्टडी नहीं हुई। लेकिन फिर अचानक से 1908 में एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया और ये लेके आए 1908 में, ये दिया था आपके टेलर महोदय ने। टेलर महोदय थे, इन्होंने जो काम किया वो 1908 में किया, लेकिन ये प्रकाशित थोड़ा बाद में हुआ, 1912 के आसपास। तो जो टेलर महोदय थे, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने सोचा कि ये जो टर्शरी पीरियड में हमें वलित पर्वत दिखते हैं, टर्शरी पीरियड कौन सा था, हमने देखा था हमारे जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री यानी भूगर्भिक इतिहास वाली जो सीरीज थी, सीरीज 3, उसमें हमने देखा था कि टर्शरी पीरियड में क्या होते हैं, 5 एपोक होते हैं। 5 एपोक होते हैं, कौन कौन से, प्लायोसीन, इओसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन आता है पहले, ओलिगोसीन, मायोसीन, और लास्ट में आता है आपका प्लायोसीन।
ये 5 इपोक थे टर्शियरी पीरियड में, और हमने देखा था कि जो टर्शियरी पीरियड है उसमें हमारे अल्पाइन माउंटेन सिस्टम, अल्पाइन पर्वत जो तंत्र है उसका निर्माण हुआ था। और कौन कौन से पर्वत, जैसे रॉकीज है, एंडीज है, एटलस है, हमारा हिमालय है, ये सब क्या है उस टाइम पर ही बने थे टर्शियरी पीरियड में। तो यानी जो टर्शियरी पीरियड का जो 5 इपोक हमने देखे, तो इस इपोक में इतने सारे वलित पर्वत एक साथ बनने की क्या वजह रही होगी, ये उनका अध्ययन का क्षेत्र था। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने शुरू किया क्रिटेशियस पीरियड से। ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड भी हम पढ़ चुके हैं, किसमें आता है ये, मध्यजीवी में, मेसोजोइक काल में, एरा मध्यजीवी या मेसोजोइक एरा जो था उस काल में जो है क्रिटेशियस पीरियड था, जुरासिक के बाद। याद आया आप सभी को, हम सब पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, देखिए भूगर्भिक इतिहास, तो आपको भूगोल समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, तो आप जरूर उस सीरीज को देखें। ठीक है, तो क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ, जो चंद्रमा हम आज देखते हैं, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, मून जो है हमारा, वो क्या है, वो बना था क्रिटेशियस पीरियड में, ऐसा माना जाता है। और क्रिटेशियस पीरियड में हम ऐसा मानते हैं कि जो आज हमारा प्रशांत महासागर है, कितना गहरा है, कितना बड़ा है ना, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा हमारा महासागर है। तो उस महासागर के स्थान से एक पृथ्वी का खंड निकला और वो चंद्रमा बन गया। ये चंद्रमा की उत्पत्ति की जो फिशन थ्योरी है, विखंडन सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये कहा जाता है कि वो किससे बना, पृथ्वी से, पृथ्वी के एक टुकड़े से ही बना। और वो टुकड़ा कहाँ से निकला, प्रशांत महासागर से निकला था। ठीक है, तो कुछ लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का वेलकम है हमारी क्लासेस में, तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ते रहें। तो क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ, एक तो चंद्रमा बना था। अब चंद्रमा बनने से क्या हुआ, चंद्रमा बहुत पास था। देखिए क्रिटेशियस पीरियड में पृथ्वी से अलग हुआ, तो यानी पृथ्वी के बहुत पास है चंद्रमा। और चंद्रमा क्या करता है, अभी हमारे ऊपर आकर्षण की शक्ति रखता है, गुरुत्वाकर्षण का बल लगाता है। इसी वजह से हमारे ज्वार भाटा आते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा कि ज्वार भाटा सूरज और चंद्रमा की जो है आकर्षण की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से आते हैं। तो चंद्रमा जब इतना पास था तो उसकी आकर्षण शक्ति और गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत ज्यादा थी। और इतनी ज्यादा शक्ति की वजह से क्या हुआ, जो स्थल खंड थे उनमें गति आ गई। ठीक है, तो क्रिटेशियस पीरियड में दो खास बातें हुई। एक तो क्या था, चंद्रमा का निर्माण। और जब चंद्रमा का निर्माण हुआ, इस वजह से क्या हुआ आपके कि जो स्थल खंड थे आपके, उनमें गति आ गई, क्योंकि चंद्रमा बहुत पास था और उसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा था। अब गति हुई, तो गति किस तरफ हुई, एक तो हुई विषुवत रेखा की तरफ। देखिए हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये देखो क्या हुआ, सबसे पहले तो जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये इसकी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। और इस भूमध्य रेखा के अगर हम देखें तो पूरा जो पार्ट है, आज हम जितना भी विश्व देखते हैं वो सब इसके दक्षिणी गोलार्ध में था, एक साथ एक पिंड के रूप में। और आज जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है, तो आज जो हमारा डरबन है, डरबन कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में है डरबन। तो वहां पर जो है आपका ये पूरा जो स्थल पिंड था, ठीक है, वो डरबन पे आपका साउथ पोल था, यानी दक्षिणी ध्रुव। आज दक्षिणी ध्रुव कहाँ है, जल्दी से आप बताएं मुझे। अपन इस क्लास को, इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाते हैं, मैं आपका वेट कर रही हूं आपके आंसर का। आज जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है वो कहां पर पड़ता है, जल्दी से बताएं, जल्दी से अपने जो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिख दीजिए कि जो दक्षिणी ध्रुव है आज के समय कहां पर है। वीडियो नहीं आ रहा है इसमें, कुछ लोग लिख रहे हैं। टेक्निकल टीम एक बार आप चेक कर लीजिए अगर ऐसा कुछ है। सर हमारे यहाँ से ओके है, आप एक बार अपना नेट पैक जो है वो चेक कर ली। हाँ, दक्षिण ध्रुव कहां पर है आज, कुछ लोग लिख रहे हैं, जल्दी से बताएं कि दक्षिण ध्रुव आज के समय पर कहां पर है, वर्तमान स्थिति क्या है। उत्तर दिशा में दक्षिण ध्रुव है, अंटार्कटिका, यस यस, बिंजा राम जी जो बता रहे हैं अंटार्कटिका, बिल्कुल अंटार्कटिका में आज हमारा दक्षिणी ध्रुव है। लेकिन उस टाइम, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, यानी आर्कियन पीरियड, ठीक है, आर्कियन पीरियड कब था, हम पढ़ चुके हैं इसको हमारी सीरीज 3 में। आर्कियन पीरियड कहां था, आपके प्री कैम्ब्रियन एरा में। तो प्री कैम्ब्रियन एरा में जो आपका दक्षिणी ध्रुव था वो कहां पर था, दक्षिण अफ्रीका के जो आज डरबन है वहां पर स्थित था, यानी ये पूरा पार्ट कहां था, साउथ गोलार्ध में स्थित था। ठीक है, तो इस वजह से अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी गति होना शुरू हुई उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो जैसे ही उत्तर की तरफ गति हुई तो इसके दो पार्ट हो गए इस तरीके से। ठीक है, कुछ ऐसा सा बन गया ये स्थलखंड। और ये आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा
ठीक है। तो ये जो आपका ये जो पार्ट था हमारा ऊपर वाला, इसे तो हमने बोला लॉरेशिया, ठीक है, लॉरेंशिया इसे हमने बोला। और जो साउथ वाला पार्ट था उसे हमने क्या बोला, ये था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना, ठीक है, जिसका कोयला भी हमारे यहाँ पाया जाता है। तो ये दो पार्ट बन गए और बीच में जो स्थान है इसे हमने बोला टेथीस सागर, ठीक है। तो ये आपका डिवीजन हो गया। अब क्रिटेशियस पीरियड में जब चंद्रमा अलग हुआ, उसके आकर्षण की शक्ति से इनमें वेस्टर्न पश्चिमी दिशा में भी फोर्स लगने लगा, बल लगने लगा, और इस वजह से बीच में भी क्या हो गया, दरारें आ गई, ठीक है। तो हम इस फोटो में देखते हैं जैसे, तो ये हमारा टेथीस सागर है, टेथीस सागर, ठीक है। और इसके ऊपर ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ वाला, ये पूरा था अंगारा लैंड, या सॉरी लॉरेंशिया या अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला पार्ट था इसे हम बोलते हैं गोंडवाना। और ये जो पूरा पार्ट है, ये सब सारा पार्ट जुड़ा हुआ था, और इस पूरे पार्ट को जो है हमने क्या कहा, इस पूरे पार्ट को हमने कहा पेंजिया। और इसके चारों ओर जितना पानी था उस सारे पानी को हमने क्या कहा, उस सारे पानी को हमने कहा पैंथलासा, 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 ठीक है। तो दो हमारी चीजें आई, एक तो सुपर कॉन्टिनेंट यानी सुपर महाद्वीप जिसका नाम क्या था, पेंजिया, और एक सुपर महासागर, सुपर ओशियन, जिसका नाम था पैंथलासा। उसके दो पार्ट थे, जैसे हमने देखा लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब क्रिटेशियस जुरासिक पीरियड में ये और अलग होने लगे। क्रिटेशियस पीरियड में देखिए क्या हुआ, इनका पश्चिमी मूवमेंट, पश्चिमी जो है गति होने लगी। तो अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका अलग हो गया, और इधर क्या है आपका यूरोप से क्या अलग हो गया, उत्तरी अमेरिका अलग हो गया, नीचे अंटार्कटिका अलग रह गया। इधर ये भारत आपको दिख रहा है, भारत है ये, और सॉरी ये तो आपका मेडागास्कर है, और ये आपका भारत है, भारतीय प्लेट है ये, और ये मेडागास्कर है। तो ये सारे पार्ट जो हैं अलग अलग हो गए, और धीरे धीरे करके आज जो हमारा वर्तमान विश्व है उसके जैसे दिखने लगे, जैसा हमारा ये वर्तमान का जो मानचित्र आप जो देख पा रहे हैं नीचे, तो आज की फॉर्म में हमें ये दिखता है। तो इस तरीके से जब इनमें मूवमेंट हुए, किसकी वजह से हुए, जो ज्वारीय गति थी, चंद्रमा की जो ज्वारीय गति थी, उस वजह से इनमें पश्चिमी और विषुवत रेखा की ओर, ये आप जरूर याद रखें, एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है कि कौन से वो बल थे जिनकी वजह से स्थल पिंडों में गति हुई। तो टेलर महोदय के अकॉर्डिंग कौन सा वो बल था कि चंद्रमा की ज्वारीय गति थी, जिसके कारण गति की दिशा क्या थी, विषुवत रेखा की ओर यानी उत्तर की ओर, और उसके अलावा कहाँ थी, पश्चिम की ओर, ठीक है। तो ये आपको समझ आया, ये टेलर महोदय का कहना था। और टेलर महोदय ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, और उन्होंने कहा कि जो सीमा है, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि एस्थेनोस्फेयर, सीमा क्या है, एस्थेनोस्फेयर, तो वो तो तरल अवस्था में है, हमने पढ़ा था ये, और जो लिथोस्फेयर है यानी स्थल मंडल है वो किस में है, ठोस अवस्था में है। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्थल मंडल है, लिथोस्फेयर है, वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर जो है फिसलती है। तो जब वो फिसलन पैदा कर रही है, तो फिसलन पैदा करने की वजह से उसमें क्या हो रहा है, घर्षण आ रहे हैं, और घर्षण की वजह से क्या हो रहा है, उसमें पर्वतों का निर्माण हो रहा है। तो क्रिटेशियस पीरियड में सबसे ज्यादा पश्चिमी और विषुवत रेखा की ओर मूवमेंट हुआ, इसलिए हमें हिमालय जैसे क्षैतिज वलित पर्वत मिलते हैं, और अमेरिका के जो वेस्टर्न बॉर्डर हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों की पश्चिमी जो सीमाएं हैं, उस पर हमें रॉकीज और एंडीज जैसे बड़े ऊर्ध्वाधर पर्वत भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो टेलर महोदय के अकॉर्डिंग कि क्रिटेशियस पीरियड में हमें इतने सारे वलित पर्वत मिलते हैं सियाल के सीमा के ऊपर तैरने के कारण, और उनको फोर्स कहां से मिलता है, चंद्रमा की ज्वारीय गति से। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद थोड़े टाइम बाद 1912 में आई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी आपका महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। और ये कौन लेके आए, इसके सृजक थे आपके वेगनर महोदय, वेगनर महोदय थे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत लेके आए। ये भी बेसिकली इनका मकसद ये नहीं था कि पहाड़ पठारों की रचना देखें, ये बेसिकली एक जलवायु विशेषज्ञ थे, और इन्होंने देखा कि किसी एक ही जगह की जलवायु बहुत बार बदल रही है, ठीक है। देखिए एक बार हम ये पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन पूछने के लिए समय दूंगी। आप बीच बीच में जो पूछ रहे हैं वो मिस होते जा रहे हैं शायद, तो आप या तो दोबारा उनको टाइप कर दीजिएगा जब एक बार हम लेक्चर खत्म करेंगे, क्योंकि अभी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो जलवायु संबंधी जो परिवर्तन हुए, तो उनसे क्या हुआ, आपके
मतलब कहीं पर हम देखते हैं कि जैसा हमारे जब साउथ में थे तो डरबन आज तो कहां पर है, आज तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, लेकिन उस टाइम कहां था, हमारे दक्षिणी ध्रुव पर था। और दक्षिणी ध्रुव पर होने के कारण क्या था, उस पर बर्फ जमी हुई थी। और बर्फ तो आज लेकिन वो गर्म क्षेत्र में है, लेकिन वहां पे क्या मिलते हैं, हिमनदों से निर्मित जो है स्थलाकृतियां भी मिलती है, जैसे हिमोड़ पाए जाते हैं। ठीक है, अब हिमोड़ आज की टाइम पे तो वहां हिमोड़ पाए जाने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो अभी उष्ण जो है कटिबंध में या उष्ण जलवायु है। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा दो ही तरीके से हो सकता है, या तो कटिबंधों की जो है विस्थापन हुआ हो, यानी जहां आज उष्ण कटिबंध है वहां किसी टाइम शीत कटिबंध रहे हो, यानी कटिबंध ही ऊपर नीचे हो गए हो, या कटिबंधों की विस्थापन हुआ हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि स्थलों का विस्थापन हुआ हो और कटिबंधों की जगह वो कभी किसी कटिबंध में रहे हो और कभी दूसरे कटिबंध में रहे हो। तो लेकिन इसमें कटिबंधों का विस्थापन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और जो स्थलों का विस्थापन है वो मानना फिर भी हमें आसान लगता है। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, इसलिए हम मान लेते हैं कि स्थलों का ही विस्थापन हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने पहले तो जलवायु संबंधी परिवर्तनों को देखते हुए माना कि स्थलों का विस्थापन हुआ। अब इन्होंने भी बल माने, कुछ इन्होंने बल जो है उनको कंसीडर किया। इन्होंने कौन कौन से बल माने कि इन विस्थापन के बल कौन से जरूरी थे। दो दिशाओं में विस्थापन माना इन्होंने भी, एक विषुवत रेखा की ओर और एक पश्चिम रेखा की, एक पश्चिमी ओर। ठीक है, विषुवत रेखा की ओर और पश्चिम की ओर। ठीक है, अब विषुवत रेखा की ओर जो फोर्स इनको ले जा रहे थे उसके लिए इन्होंने माना कि एक तो कौन सा बल जिम्मेदार था, एक तो उत्प्लावक बल, उत्प्लावक बल, और दूसरा कौन सा बल था इसके लिए, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल। अभी मैं बताती हूं कि ये दोनों बल कैसे, गुरुत्वीय बल, इसके थ्रू इन्होंने माना कि विषुवत रेखा की तरफ मूवमेंट हुआ। और पश्चिमी रेखा की ओर इन्होंने भी क्या माना, ज्वारीय बल है, यानी सूरज और चंद्रमा की जो ज्वारीय बल है उसको इन्होंने जिम्मेदार माना पश्चिमी दिशा में मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो दो दिशाओं में मूवमेंट हो रहा है, एक तो विषुवत रेखा की ओर और एक पश्चिम दिशा की ओर। तो जो विषुवत रेखा की ओर हो रहा है वो उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल देखो क्या होता है कि जब हम किसी चीज को पानी में डुबोते हैं, आपने देखा होगा बहुत बार कि अगर आप जैसे कोई मग है उसको बाल्टी में भी पानी से भरी हुई बाल्टी में भिगोएंगे तो क्या होगा, वो ऊपर तैरने लग जाता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं उत्प्लावक बल, यानी कोई चीज जितना फोर्स नीचे लगाती है तो जो जल है या द्रव पदार्थ उतना ही फोर्स उस पर ऊपर की साइड लगाते हैं, ऊपर की तरफ बल लगाते हैं, तो उससे हम बोलते हैं उत्प्लावक बल। तो पहली चीज तो इन्होंने मानी कि जो सियाल है, यानी जो आपका लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है, वो एस्थेनोस्फीयर यानी सीमा के ऊपर तैर रहा है और उस पर कोई घर्षण बल नहीं लग रहा है। ठीक है, पहली चीज तो इन्होंने मानी कि कोई घर्षण बल नहीं है, घर्षण बल 0 है। दूसरा गुरुत्वीय बल, देखो कोई भी गुरुत्वाकर्षण जो चीज होती है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण कोई भी वस्तु है अगर उसकी, तो उसका एक सेंटर ऑफ मास होता है, यानी उसके द्रव्यमान का एक केंद्र होता है। ठीक है, तो जब उसका जो केंद्र होता है अगर वो जो है वहां पर ही सबसे ज्यादा जो है द्रव्यमान का संकुचन होता है। तो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का इतना सारा द्रव्यमान है तो इसका केंद्र कहां पर है, 0 डिग्री पर होगा, विषुवत रेखा के पास एकदम सेंटर में। तो जो सारे स्थलपिंड है वो क्या कोशिश करेंगे, विषुवत रेखा की ओर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि द्रव्यमान का केंद्र, सेंटर ऑफ मास कहां पर है, केंद्र पर है। तो उन्होंने बोला कि ये दो बल जो है वो विषुवत रेखा की तरफ जो है गति के लिए जिम्मेदार है। और दूसरा पश्चिमी ओर की ओर जो बल है वो ज्वारीय बल के कारण, जो मैं आपको बता ही चुकी हूं कि सूरज और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है या आकर्षण बल लगता है, उसकी वजह से जो है ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर गति हो रही है। अब इसको हम आगे देख लेते हैं। इसके देखो प्रूफ्स क्या क्या हैं, हम कैसे मान लें कि ऐसा हुआ है या पहले एक साथ जुड़े होते, तो इसके हमें कुछ सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए कि क्या ऐसे चीजें हैं। तो पहली चीज है जिग्सॉ फिट, जिसे हम बोलते हैं जिग्सॉ फिट। जिग्सॉ फिट का क्या मतलब है, देखिए आज हमारा वर्तमान विश्व का आपको चित्र दिख रहा है, ये मैप है वर्तमान विश्व का। देखिए एक बार साउथ अमेरिका की तरफ देखते हैं हम, दिख रहा है आपको साउथ अमेरिका। अगर हम इसको देखें, अफ्रीका की बनावट कैसी है, इस तरीके से, तो हमें कहीं नहीं लगता कि अगर इस जगह को हम इस जगह फिक्स कर सकते हैं। कुछ हद तक हम इसको दक्षिण अमेरिका में, अमेरिका को अफ्रीका में फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा ये क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका जो है, उसको हम कहीं ना कहीं यूरोप में फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्षेत्र हमें जुड़े हुए से लगते हैं, यानी जैसे हम बचपन में गेम नहीं खेलते थे कि उसमें बहुत सारे पार्ट होते थे और उनको हम तोड़ के अलग अलग रख देते थे और फिर उनको दोबारा जोड़ के हमें वो पिक्चर बनानी होती थी। बचपन में खेले होंगे आपने कई इस तरह के खेल, तो वैसा ही कुछ समझ लीजिए कि ये जो टूटे और लगभग
अगर हम देखें तो ये एक साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो आपके ये बॉर्डर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, इनको हम जो बोलते हैं जिग्सॉ फिट, यानी इनको हम फिट कर सकते हैं एक दूसरे में। तो ये हमारा प्रूफ है पहला। तो दूसरा क्या है, पर्वत क्रमों में समानता। देखो जो अफ्रीका के तट पे जो पर्वत मिलते हैं, ऐसे ही तट हमें दक्षिण अमेरिका के तट पे भी मिलते हैं। इसी प्रकार जो यूरोप में ऊपर इस जगह जो पर्वत मिलते हैं, उनकी समानता अपलेशियन पर्वत के जो है पर्वतों से मिलती है। तो इस तरीके से जो पर्वत हैं दोनों तरफ, यानी इस सागर के दोनों तरफ जो पर्वत हैं उनमें बहुत ज्यादा समानता है, ठीक है। तीसरा क्या है, जीवावशेषों में समानता, यानी इस सागर के दोनों ओर जितने भी जीवावशेष मिलते हैं या वनस्पति के अवशेष मिलते हैं, उनमें भी बहुत हद तक समानता है, ठीक है। तो ऐसी समानता जो है वो हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि शायद ये सब जुड़े रहे होंगे और इसीलिए जो है एक साथ आज जो है समानता मिलती है। कई जगह तो ऐसा है कि कोई पहाड़ है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जैसे अपलेशियन पर्वत, और अचानक से समुद्र तट पे आके वो खत्म हो जाता है, और सेम वैसी ही समानता, वैसी ही संरचना का एक पहाड़ जो है हमें स्कैंडिनेविया क्षेत्र में भी मिलता है। तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे बीच में एक ब्रेक हो गया हो और इसलिए वो पर्वत टूट गए हों, क्योंकि अचानक से वो खत्म हो जाते हैं एक समुद्र तट पे आकर, ठीक है। चौथा इसमें है लेमिंग। लेमिंग देखो क्या थे, लेमिंग एक जीव था जो कि कहाँ पाया जाता है, ये आपका नॉर्वे और ग्रीनलैंड, ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें पाया जाता था लेमिंग। अचानक से क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि सारे लेमिंग ने कूद के और अटलांटिक महासागर में जो क्या है सुसाइड कर लिया। अब अचानक से इतने सारे जीव एक साथ सुसाइड क्यों करेंगे, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने क्या किया, उनको पहले ही पता था कि उत्तरी अमेरिका पश्चिम की ओर है, यानी अगर जैसे मान लीजिए आप ग्रीनलैंड के पश्चिम में देखेंगे और नॉर्वे के पश्चिम में देखेंगे, अगर ये सारे स्थलपिंड जुड़े हुए होते तो उससे क्या होता कि आप पश्चिम की ओर गति कर सकते थे। तो उन लेमिंग को तो ये पता था कि आप पश्चिम की ओर जा सकते हैं, ठीक है, पर लेकिन अगर आप पश्चिम की ओर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, पश्चिम की ओर आप नहीं जा पा रहे हैं, इस वजह से इसका मतलब क्या है, वो पानी में गिर गए। उनको लगा था वहां पे जमीन है लेकिन जमीन नहीं थी और इस वजह से वो पानी में गिर गए। तो ऐसा बोलते हैं कि जो लेमिंग ने एक साथ जो इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्या की, उसकी वजह ये थी कि उनको ये पता था कि उत्तरी अमेरिका उनके पश्चिम में स्थित है, तो वो आराम से उस जमीन पर जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो जा नहीं पाए तो एक साथ पानी के अंदर गिर गए। तो इस तरीके से हमने ये देखा सारी चीजें। लेकिन इन सब जो चीजें ये हमने जो पढ़ा है इन सब की कुछ कुछ जो क्या है कमियां हैं इन दोनों ही सिद्धांतों की, यानी टेलर महोदय की और वेगनर महोदय की। अच्छा, इसमें एक चीज और हमारी रह गई है, वो क्या है, जैसे अगर अपन देखेंगे, ठीक है, इसमें इन्होंने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि इस वजह से ये जो है इनमें समानता पाई जाती है और ये अलग अलग हो गए। अब इन्होंने क्या कहा, जो इनका इशू था ये तो इनको मिल गया कि भाई ठीक है, जलवायु इन्होंने देख लिया किस तरह से परिवर्तित हो रही है, कि पहले पेंजिया ब्रेक हो रहा है, फिर लॉरेंशिया एंड गोंडवाना भी ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जो रॉकीज हैं और यहाँ पर जो एंडीज हैं, ठीक है, इधर जो आल्प्स हैं और इधर जो हिमालय हैं, ठीक है, इसकी इन्होंने जो ये बताया कि कैसे हो सकता है। तो इन्होंने ये कहा कि जब ये पश्चिम की ओर खसक रहा था ये क्षेत्र, तो इस पे क्या हुआ, घर्षण लगा, यानी पश्चिम की ओर जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर गति कर रहे थे, तो जो नीचे से सीमा जो है उसने उन पे घर्षण लगाया और इस वजह से यहाँ पे पर्वत उठ गए, ठीक है। जैसे अगर मान लो आप एक अखबार के टुकड़े या कागज के टुकड़े को अगर आप सरकाएंगे जमीन पर, तो जहां भी उस पे घर्षण लगेगा तो वो थोड़ा सा उठ जाएगा। अगर आप करके देखना इस चीज को, एक पेज को सरका के देखना, वो कहीं पर एक जगह से फोल्ड हो जाएगा, बुलंद कर जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी चीज इन्होंने जो बताई कि जैसे ये कुछ क्षेत्र हैं, जैसे मान लो ये द्वीप क्षेत्र हैं बहुत सारे, ठीक है, ये द्वीप क्षेत्र कैसे बने, इन्होंने कहा कि जैसे गति हो रही थी तो कुछ जो पार्ट था, स्थल का कुछ भाग था, क्या था, वो अपनी गति को मेंटेन नहीं कर पाया और उस गति को मेंटेन नहीं करने वो धीमे पड़ गए और धीमे पड़ने के कारण पीछे छूट गए। समझ रहे हैं आप कि अगर सपोज एक रेस चल रही है, एक दौड़ चल रही है, तो उसमें कुछ लोग जो भाग गए, एक ग्रुप था वो तो पूरा भाग गया, लेकिन 2-3 लोग जो धीमी गति से दौड़ रहे थे वो पीछे रह जाते हैं। तो उसी तरीके से ये पूरे ग्रुप ने पश्चिम की ओर गति करनी शुरू की, लेकिन कुछ लोग जो धीरे चल रहे थे वो पीछे छूट गए, और वो किस फॉर्म में हमें आज मिलते हैं, द्वीपों के रूप में मिलते हैं या द्वीप चाप के रूप में हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, एक ही अपना सिद्धांत बताया और उसके माध्यम से सब कुछ एक साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो इसके जो है कुछ कुछ हमें लूप होल्स देखने को मिलते हैं, वो क्या क्या हैं हम देख लेते हैं। कि पहली तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, टेलर महोदय डिस्कस किए थे। तो टेलर महोदय का क्या था कि टेलर महोदय ने ये बताया था कि जो आपके
क्रिटेशियस पीरियड है, उस टाइम पे चंद्रमा का निर्माण हुआ और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण गति शुरू हुई और उसी गति की वजह से जो है आपके जितने भी वलित पर्वत हैं, यानी जो टर्शियरी पीरियड में जितने पर्वत बने वो इस वजह से बने। लेकिन अगर आपको पता हो, हमने 4 पर्वत निर्माण तंत्र पढ़े थे। पहला कौन सा था? कैम्ब्रियन। 4 पर्वत निर्माण थे। पहला कैम्ब्रियन था, दूसरा कैलिडोनियन था, कैलिडोनियन, थर्ड था आपका हर्सिनियन, और चौथा क्या था? चौथा था अल्पाइन। ये चारों जो हैं आपके पर्वत निर्माण तंत्र हमने पढ़े थे, ठीक है। तो ये सारे तो हमारे कब तक हो गए थे? पुराजीवी कल्प तक हो गए थे। पैलियोजॉइन जो हर्सिनियन था वो हमने कहाँ पढ़ा था? पर्मियन में पढ़ा था, ठीक है, लास्ट। और उससे पहले ये दोनों हो चुके थे। तो यानी ये सारे कब तक हो चुके थे? आपके पुराजीवी पीरियड में ही हो चुके थे। लेकिन जो अल्पाइन था वो किस में आया था? आपका टर्शियरी पीरियड में, नवजीवी पीरियड में या सेनोजोइक में। सेनोजोइक पीरियड, सेनोजोइक जो है आपका एरा था, उसके अंदर टर्शियरी पीरियड के अंदर ये आया था। तो इस तरीके से हमने 4 देखे। अब इन्होंने क्या कहा था? क्रिटेशियस। क्रिटेशियस का मतलब मध्यजीवी। अब मध्यजीवी जो हो गया उसमें तो क्या आ गए आपके? मध्यजीवी, मध्यजीवी में आपके जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड आते हैं। उसके अंदर इन्होंने कहा कि ब्रेकअप हुआ, ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड में। लेकिन उससे पहले के पर्वत निर्माण तंत्र फिर ये बता नहीं पाए कि उससे पहले के जो पर्वत निर्माण तंत्र थे वो कैसे बने, ठीक है। क्योंकि उन्होंने चलो टर्शियरी का तो हमने मान लिया, पर उससे पहले भी तो पर्वत निर्माण हुआ है, तब तो कोई चंद्रमा का विखंडन नहीं हुआ था, चंद्रमा नहीं था, तो फिर वो कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए इनकी थ्योरी क्या है? डिस्कार्ड कर दी। उनके बाद जब वेगनर आए, वेगनर की थ्योरी की एक कमी तो उनकी खुद की कमी थी जो उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने क्या कहा था कि जो सीमा है वो एकदम घर्षण रहित है, यानी कोई घर्षण सियाल पर नहीं लगाता है। और बाद में इन्होंने क्या कहा कि रॉकीज और एंडीज जब बन रहे हैं तो जो सियाल है वो सीमा जो है वो सियाल पे घर्षण लगा रहे हैं। तो यानी उन्होंने अपनी ही बात को नेगेट कर दिया, इन्होंने अपनी ही बात को खत्म कर दिया कि घर्षण नहीं लगाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले तो घर्षण की जो इनकी जो एम्बिग्विटी थी, घर्षण की जो अनिश्चितता थी, कभी ये बोल रहे हैं कि लग रहा है, कभी बोल रहे हैं नहीं लग रहा है, तो ये इनकी पहली कमी थी। दूसरी क्या थी? दूसरी इनके लिए यह था कि सबसे ठीक है, आपने ये मान लिया कि हमने कार्बोनिफेरस पीरियड में आके आपका जो पेंजिया का ब्रेकअप शुरू हुआ, लेकिन इतने लंबे काल तक यानी प्री कैम्ब्रियन और उसके बाद जो आपका पुराजीवी आ गया, पुराजीवी में कार्बोनिफेरस से पहले का पार्ट, उस टाइम तक पूरा पेंजिया एक साथ कैसे था? यानी वो कौन सा बल था जो पूरे पेंजिया को साथ रखे हुआ था? क्या तब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता था? क्या तब उत्प्लावन बल नहीं लगता था? तो ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि पेंजिया का मकसद, जब पेंजिया एक साथ था तो उसकी वजह क्या थी, वो कौन सा बल था जो पेंजिया को एक साथ बांधे हुआ था, ठीक है। तो हमें समझ आए कि आज हमने 2 जो है थ्योरीज पढ़ी, 2 सिद्धांत पढ़े, एक तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, टेलर की और वेगनर की। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगर अब आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से। मैं आपका वेट कर रही हूँ आपके सवालों का, एक एक करके हम सारे सवाल देख लेंगे और उनका जवाब दे लेंगे। कुछ लोग पहले पूछ चुके हैं लेकिन वो मेरे से मिस हो गए थे समझाने की वजह से। आप दोबारा पूछ लीजिए एक बार अपने सवाल, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। जल्दी से पूछ लें, मैं वेट कर रही हूं आपके सवालों का। मैम क्या महाद्वीप अभी भी गति कर रहे हैं? बिल्कुल सर, अभी भी जो है महाद्वीपों में गति हो रही है और लगभग अगर हम बात करें भारतीय प्लेट की तो 2 सेंटीमीटर प्रति ईयर की गति से थोड़ा थोड़ा मूव कर रही है। जो आपका हिमालय है वो भी धीरे धीरे और उठ रहा है और हो सकता है कुछ वर्षों बाद और भी ज्यादा उठ जाए, और हो सकता है जैसे अभी 3 हमारे हिमालय की श्रेणियां, ऐसे हमें और भी कोई नई श्रेणी देखने को मिल जाए भारत में। एक चौथी श्रेणी, जैसे इन दिनों हम बहुत ज्यादा भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं, हमारे राजस्थान में भी और पूरे नेपाल के आसपास बहुत ज्यादा भूकंप आ रहे हैं। तो इन भूकंपों की वजह ऐसा ही कि दोबारा से चट्टानों में कुछ हलचल हो रही है और हो सकता है भविष्य में बहुत समय बाद, जैसे 3 श्रेणियां आज हमारी हिमालय की, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, तो उसके बाद एक और जो श्रेणी हमें उसके पैरेलल श्रेणी, समांतर श्रेणी देखने को मिल जाए। तो बिल्कुल ये मूव कर रहे हैं।
चंद्रमा किस ओर घूमता है, वामावर्त या दक्षिणावर्त? देखो ये चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ तो बिल्कुल जैसे पृथ्वी घूम रही है बिल्कुल वैसे ही चंद्रमा घूम रहा है, क्योंकि पृथ्वी का ही पार्ट है और इस वजह से समान दिशा में घूम रहे हैं। और कोई सवाल है तो आपके पूछ लीजिए जल्दी से, मैं वेट कर रही हूं। जितने भी आपके सवाल पहले छूट चुके हैं मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं एक्सप्लेन कर रही थी आपको वो चीजें, तो उन सवालों को चलती क्लास में ले पाना थोड़ा सा मुश्किल था। वेगनर का सिद्धांत आज भी मान्य है क्या? देखिए ये कुछ सिद्धांत हैं जिन्होंने एक ऐसी कड़ी बनाई, जैसे अगर हम बात करें टेलर की, तो जब हम जो हमारी अगली सीरीज आएगी उसमें हम प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो जो उसका आधार है, उसका आधार ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी थी। तो बिल्कुल ये आज भी मान्य है, बस इनकी जो कुछ कमियां रह गई थी उनको दूर कर करके हमारे पास आज के टाइम पर नई जो है नए जो सिद्धांत आते चले गए। और पूछ लीजिए अगर आपके कोई क्वेश्चन है। मैम भूकंप क्यों आते हैं? देखिए भूकंप इसलिए आते हैं क्योंकि जब चट्टानें हिलती हैं, ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर की स्थल के नीचे की जो चट्टानें हैं उनमें जब कुछ हलचल होती है, यानी वो खिसकती हैं, ये सारी चीजें हम प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत जब कल परसों जब भी हमारे नई सीरीज में डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से नीचे से जो है कुछ ऊष्मा की तरंगें निकल रही हैं और इस वजह से जो है आपके प्लेटों में हलचल हो रही है और भूकंप आते हैं। बिल्कुल ये कंटिन्यू रहेगी सर। कुछ लोग पूछ रहे हैं क्लास कंटिन्यू रहेगी। पेंथलासा क्या है? पेंथलासा जैसे सर पेंजिया एक बहुत बड़ा महाद्वीप था, ऐसे पेंथलासा बहुत बड़ा महासागर, पूरा महासागर जो आज हम 5 महासागर देखते हैं वो सारे जुड़े हुए थे और उसको हम पेंथलासा बोलते हैं। चंद्रमा को हम सबसे ज्यादा कब और कितना देख सकते हैं? देखिए देख तो हम चंद्रमा का हमेशा एक ही बराबर का पार्ट देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा देखिए एपोजी और पेरिजी यानी उपभू और अपभू दो कंडीशन होती है। तो जब पेरिजी होता है, ठीक है, तो तब जो है चंद्रमा हमारे सबसे नजदीक होता है, तो हमें सबसे बड़ा चंद्रमा दिखता है जिसे हम सुपर मून कहते हैं। भ्रंश घाटी क्या होती है? भ्रंश घाटी तो हम डिस्कस कर चुके हैं। रिफ्ट वैली जो हमारे सीरीज 2 था उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी 2 प्लेटें अलग 2 दिशाओं में गति करती हैं तो उसकी वजह से बीच में चटकन आ जाती है और जो बीच वाला पार्ट है वो नीचे गिर जाता है, इसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। देखिए इस जो हमारी आज की जो सीरीज थे उससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, बाकी आपके जितने सवाल हैं वो धीरे धीरे आप हमारी सीरीज से जुड़े रहिए और आपके सारे सवालों के हल आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, आप अगर आपने पिछली वाली जो सीरीज है वो नहीं देखी है तो एक बार उन्हें भी जाके देख लें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे की सीरीज में भी हम बहुत सारी नई चीजें डिस्कस करेंगे, तो आप वहां तक का वेट करें और आप बिल्कुल आपको आपके सारे सवालों के जवाब जो है मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे ऐसे ही और जो है ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी हम लाइव आए तो आपको तुरंत जो है पता चल जाए, सूचना मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.